यूट्यूब चैनल पर बड़ोतरा आश्रम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं मैं, और मेरा नाम है ओम प्रकाश। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग रीट के लिए और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी है उसे हम कराते हैं। और मैं आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का रीट के लिए जो क्लास है उसको भी चला रहा हूं, और इसके साथ हिंदी है वो रीट के लिए भी आती है। शिक्षक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो आती ही आती है, लेकिन इसके साथ साथ पटवारी में भी, ग्राम सेवक में भी, अभी प्री डीएलएड है उसमें भी, पीटीईटी उसमें भी, ये सभी है। जैसे आज की हमारी हिंदी की क्लास है, वो कल हमने पिछली क्लास में हिंदी की क्लास प्रारंभ की थी। इसको लेकर हमने जो हमारी आज की हिंदी की क्लास है, हम जो भी हिंदी की क्लास है उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसमें हमारे लिए एक तो हम रीट को लेकर के बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। रीट है, सी टेट है, जितने भी टेट के एग्ज़ाम हैं उन सभी को लेकर के हमारी ये क्लास है वो बहुत ही लाभदायक है और सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है। इसके साथ साथ में पीटीईटी है जो अभी उसका एग्ज़ाम है, और इसके बाद में जो हमारी प्री डीएलएड है उसका भी हम इसमें अच्छे तरीके से समावेश करने का प्रयास कर रहे हैं। और पटवारी और जितने भी अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, ग्राम सेवक है, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारी ये हिंदी की क्लास आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अब हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि ये अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दें, ताकि हम क्लास प्रारंभ करें उससे पहले आप सभी के दोस्त हमसे जुड़ सकें। तो दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूं कि अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, फेसबुक आईडी, इंस्टा, जहाँ कहीं भी आप सोशल साइट्स पर ऑनलाइन हैं वहाँ पर अपनी इस क्लास को शेयर करें, और ताकि हम आगे क्लास को प्रारंभ कर सकें। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने हिंदी का वर्ण विचार और हिंदी भाषा के बारे में जो क्लास प्रारंभ की थी, पिछली क्लास में हमने एक तो स्वर पढ़े थे, फिर स्वर का वर्गीकरण पढ़ा था, स्वर वर्गीकरण के साथ साथ में हमने अयोग वा को भी समझ लिया था। तो दोस्तों, अब हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। आज हम व्यंजन से हमारी क्लास को प्रारंभ करेंगे, और व्यंजन से आगे हम जो भी हमारी क्लास है उसको हम प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम व्यंजनों के बारे में जानते हैं कि व्यंजन क्या है। अपनी क्लास आज से यहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले व्यंजनों के बारे में जानते हैं क्या है, फिर उसके प्रकारों के बारे में जानते हैं, उसके बाद में उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके बाद में पूरे वर्ण हैं, उन पूरे वर्णों का हम क्लासिफिकेशन करेंगे, अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप जुड़े रहिए और कमेंट करके बताइए कि हम आगे किस तरह से पिछली क्लास थी वो हमारी कैसी रही, उसके बारे में भी अपनी राय दें। अब हम अपनी क्लास आज की यहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हमने स्वरों का अध्ययन किया था। स्वर हमारे पास 11 थे, और आज हम बात करेंगे व्यंजन की। तो व्यंजन हमारे पास 33 है। अब हम आज स्पेशली व्यंजनों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, व्यंजन क्या होता है इसके बारे में, स्वर क्या होता है उसके बारे में भी हमने जानना था, लेकिन आज हम जानते हैं कि व्यंजन क्या होता है। तो स्वर की बात करते हुए हमने कहा था कि जब ध्वनि हमारे फेफड़ों से बाहर निकलती है, प्राणवायु जब हमारे फेफड़ों से मुख की ओर अग्रसर होती है, तो वो कहीं भी किसी भी उच्चारण स्थान को टच नहीं करती है, निर्बाध रूप से बाहर पहुंच जाती है और ध्वनि को प्रोड्यूस करती है। अब हम स्वर कहते हैं। अब हम व्यंजन की बात करें तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि व्यंजन है उसकी क्या परिभाषा है। तो अब आपको मैं बता दूं कि व्यंजन है, इसका स्वर में कहीं पर भी आर्टिकुलेट नहीं करती है। जब वो प्राणवायु हमारे फेफड़ों से बाहर निकलती है तो कहीं भी किसी भी उच्चारण स्थान को छूती नहीं है। तो अब हमारी यह है कि वे वर्ण, व्यंजन के बारे में बात करें तो वे वर्ण जो मुख में उच्चारण
मुख में उच्चारण स्थानों को छू करके ध्वनि देते हैं। मतलब ये है कि जो मुख में हमारी उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थानों के साथ विभिन्न उच्चारण स्थानों पर वो टच करता है। एक तो ये होगी बात। दूसरी बात हमारी ये हुई कि इन वर्णों को वे वर्ण जिनको जिनका स्वतंत्र उच्चारण न होकर स्वर वर्णों की सहायता से उच्चारित होते हैं। मतलब है कि आपको समझ में आ गया कि वे वर्ण जिनको स्वरों की सहायता से बोला जाता हो, मतलब है कि वो स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व, जब वो स्वर के साथ आते हैं तो उसका हमारी हिंदी वर्णमाला में महत्व बढ़ जाता है। तो आपको व्यंजन किसे कहते हैं वो बात आपको समझ में आ गई। अब हम वर्णों को विभिन्न प्रकार के आधार पर पढ़ते हैं कि हमने जब वर्णमाला पढ़ी थी तो उसमें भी ये जाना था कि विभिन्न प्रकार के व्यंजन होते हैं, स्वर भी होते हैं। स्वरों की हमने बात की। अब हम व्यंजनों की बात करेंगे कि व्यंजन है वो कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार में कितने व्यंजन हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि स्पर्श व्यंजन। हमारी पहली बात है कि स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, किसे कहते हैं, उसे हम स्पर्श व्यंजन के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं और कौन कौन से हैं। इसके बारे में आप कमेंट करके बताइए मुझे कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, और ये बताइए कि स्पर्श व्यंजन है वो कौन से हैं। तो इसमें है वो हमारी स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो जीभ है वो हमारी, जीभ मतलब जीवा है वो मुख में उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दोस्तों इन्हें हम स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि जब ध्वनि प्रोड्यूस होती है तो वो जीवा है हमारी, वो मुख में उच्चारण स्थान है, उनको टच करते हुए स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब दोस्तों इसमें हमने बात की थी कि इधर हमारे पास 5 वर्ग है। वर्ग, अब कौन कौन से वर्ग है, एक हमारे पास क वर्ग है, क वर्ग में हमारे पास कौन कौन से व्यंजन है, तो क वर्ग में हमारे पास प्रत्येक वर्ग में हमारे पास 5 वर्ग है, 5 वर्ण है। तो प्रथम वर्ण इसका क है, फिर दूसरा इसका ख है, तीसरा इसका ग है, चौथा इसका घ है और पंचम वर्ण इसका अंग है। इसके बारे में हमने पीछे वर्णमाला में भी चर्चा की थी कि ये एक हमारे पास, इसकी बहुत ही हमारे यहाँ पर हमारे राजस्थान में और विशेषकर हमारे मारवाड़ क्षेत्र में इसका ज्ञान कम ही लोगों को होता है, क्योंकि इसको भी हड़ ही बोलते हैं। जब हम यहाँ पर पढ़ते थे तो हमें भी हड़ ही सिखाया गया, लेकिन इसे ng कहते हैं। और इसमें और उसमें क्या अंतर होता है दोस्तों, उसके बारे में हमने बात की थी कि इसमें और उसमें अंतर ये होता है कि अड़ होता है उसके ये बिंदी यहाँ होती है और ng होता है उसके बिंदी इधर होती है। ये बहुत ही समझने की बात है। आपके यदि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आ गया
तो आपको ये समझने की बहुत ही आवश्यकता है कि पंचम वर्ण कौन सा है और उपक्षिप्त वर्ण कौन सा है। इन दोनों में अंतर है, ये उपक्षिप्त है और ये पंचम वर्ण है, क वर्ग का पंचम वर्ण, और ये व्यंजन है। दोस्तों आपके ये बात समझ में आ गई होगी। इन उपक्षिप्त वर्णों के बारे में हम आगे से स्पष्ट चर्चा करेंगे, समझेंगे। फिर हमारे पास दूसरा वर्ग है च वर्ग, और च वर्ग में भी हमारे पास 5 वर्ण हैं। इसका पहला वर्ण है वो च है, दूसरा है वो छ है, तीसरा है वो ज है, और चौथा है वो झ है, और पंचम वर्ण इसका यहाँ है। दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और ये आपको पहले से भी सब कुछ आते हैं, लेकिन हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये कौन कौन से वर्ग में कौन कौन से वर्ण हैं और ये वर्ण कौन से हैं। जब हम सीखे थे तब हमारे पास ये जानकारी नहीं थी कि इसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों इसका क्लासिफिकेशन करके हम अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हम च वर्ग है, इसके बाद में हम ट वर्ग में चलते हैं। तो ट वर्ग में भी हमारे पास 5 वर्ण हैं। प्रथम वर्ण इसका ट है, सेकंड है जो इसका द्वितीय वर्ण है वो ठ है, तृतीय वर्ण है इसका ड है, और चतुर्थ वर्ण इसका ढ है, और पांचवा पंचम वर्ण इसका वर्ण है जो उपक्षिप्त वर्ण है, जिसके नीचे बिंदी लगती है। दोस्तों इसके बारे में हम बाद में, ये दोनों उपक्षिप्त वर्ण हैं, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे दोस्तों, जब उपक्षिप्त वर्ण पर हम पहुंचेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारे पास अगला जो वर्ग है वो कौन सा है। दोस्तों तो अगला वर्ग हमारे पास त वर्ग है। त वर्ग में हमारे पास पंचम वर्ण दोस्तों त है, दूसरा थ है, और तीसरा ध है। पंचम त थ, तीसरा द है, सॉरी दोस्तों, तीसरा द है, चतुर्थ ध है, और पंचम वर्ण है वह न है। तो त वर्ग के पांचों वर्ण त, थ, द, ध और न है। अब हमारे पास अंतिम वर्ग है वह प वर्ग है। कौन सा वर्ग है दोस्तों? प वर्ग है। तो प वर्ग में हमारे पास प्रथम वर्ण है प है, दूसरा वर्ण हमारे पास फ है, और तृतीय वर्ण हमारे पास ब है, और ये चौथा वर्ण हमारे पास भ एवं पंचम वर्ण हमारे पास म है। दोस्तों ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है कि कितने स्पर्श वर्ण होते हैं। तो हमारे पास स्पर्श वर्ण है वो 5 वर्ग है, 5 तो वर्ग है, और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं, इसलिए ये वर्ग टोटल वर्ण है वो 25 हो गए। तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन टोटल कितने हैं? 25 है। ये आपके बात समझ में आ गई होगी। अब हम इनके उच्चारण स्थान की बात करते हैं दोस्तों। अब इनका उच्चारण स्थान और इनका नामकरण करते हैं कि इन सभी वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि क्या एक वर्ग के जो वर्ण हैं, जैसे क वर्ग के क से लगा करके ङ तक के वर्ण हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या एक है या फिर अलग है? इनको वर्गों में कैसे रखा गया, इनमें क्या समानताएं थी? इसको हमने ये देखा कि जो प्रत्येक वर्ग है उसका जो प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक वर्ग के उच्चारण स्थान समान होने के कारण इनको एक वर्ग में रखा गया। तो इस प्रथम वर्ग है क वर्ग है, इनके उच्चारण स्थान की हम बात करेंगे। उच्चारण स्थान, इनके उच्चारण स्थान की बात करेंगे और इनका नामकरण भी इसके साथ साथ करेंगे। तो दोस्तों इसका उच्चारण स्थान है हमारे पास क वर्ग है, और क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। दोस्तों कहाँ से होता है? कंठ होता है, और इनका नामकरण कंठ्य है। कंठ्य, ये 5वां वर्ण क वर्ग के 5वां वर्ण है वह कंठ्य वर्ण, कंठ्य व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। दोस्तों क्या कहलाते हैं? कंठ्य कहलाते हैं। अब हम हमारे पास च वर्ग है, और च वर्ग के सभी वर्ण हैं, सभी व्यंजन वर्ण हैं। इनका उच्चारण स्थान दोस्तों तालु से होता है। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से होता है, और इन्हें तालव्य वर्ण कहलाते हैं। ये तालव्य व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अगला हमारे पास जो वर्ग है वह ट वर्ग है, और ट वर्ग का उच्चारण स्थान, इसके अगला उच्चारण स्थान है वो तालु के बाद में मूर्धा आता है,
और दोस्तों मुर्दा के बारे में हमने पहले भी बात की थी जब हमने स्वर पढ़े थे कि इनका उच्चारण स्थान कहाँ पर होता है। हमारे मुख में मुर्दा है वह कहाँ पर है। तो अब इन वर्णों को मूर्धन्य कहते हैं, मूर्धन्य। दोस्तों कौन से वर्ण हैं ये? मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। और अगला वर्ग है हमारे पास त वर्ग। और त को आप उच्चारण करके देखिएगा कि हमारी जीवा है वो मुख में कहाँ पर टच करती है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये वर्ण है वह दांतों को छू रहे हैं? तो इसको दांतों को छू रहे हैं तो ये इनका उच्चारण स्थान दंत है दोस्तों। क्या है? दंत है। और इनका जो नामकरण है वह दंत्य है। क्या है दोस्तों? दंत्य है। अब हमारे पास अंतिम वर्ग है वे प वर्ग है। और इनका जो उच्चारण स्थान है वह ओष्ठ है। क्या है दोस्तों? ओष्ठ है। और इनका नामकरण है वह ओष्ठ्य है। ये आपको समझ में आ गई होगी बात कि आप उच्चारण स्थान को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप उसको अभ्यास के द्वारा खुद महसूस करें, अनुभव करें कि इनका उच्चारण कहाँ से होता है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुख में हमारी जीवा है वो कहाँ पर छूती है, कैसे टच करती है और ध्वनि कैसे प्रोड्यूस होती है। इसको आप खुद बार बार उच्चारण करके, इन पर अनुभव करके, इन पर ध्यान दे के महसूस करें तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपको एग्ज़ाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चंस आए, कोई भी प्रश्न आए, उसको आप 1 सेकंड में उसका उच्चारण करो और समझो कि इनका उच्चारण कहाँ से हो रहा है। तो दोस्तों ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम इनकी बात कर देते हैं कि ये पूरा के पूरे प्रथम वर्ण हैं, ये पूरे के पूरे द्वितीय वर्ण हैं, ये पूरे के पूरे है वो तृतीय वर्ण है, और ये चतुर्थ है, और ये पंचम वर्ण है। पंचम वर्ण इनको हम पंचम वर्ण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पंचम वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का ये पंचम वर्ण है। इनको पंचम ये नहीं कहते हैं कि ये 5 एक साथ है इसलिए पंचम कहते हैं। इनको पंचम वर्ण ऐसे कहते हैं कि प्रत्येक वर्ग का ये पांचवा वर्ण होने के कारण इन सभी वर्णों को हम पंचम वर्ण कहते हैं। और इन पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान एक नासिका भी है। क्या है दोस्तों? नासिका। इनका जो उच्चारण स्थान है वह नासिका है। अब हम बात करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों, उच्चारण स्थान भी, 5 वर्ग भी, और 5 वर्गों में 5वां स्वर्ण होने के कारण स्पर्श वर्ण है वो 25 है। अब हम बात करते हैं कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं दोस्तों, बताइएगा। तो आपको बता दूं कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन है वो ये हैं। ये कौन से हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण है दोस्तों। स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इनकी जो संघर्ष के साथ वायु बाहर आती है इसलिए इसे स्पर्श संघर्षी कहते हैं। दोस्तों अब हम व्यंजनों के आगे की ओर रुख करते हैं कि आगे कौन कौन से वर्ण हैं, कौन कौन से व्यंजन वर्ण हैं। दोस्तों अगला जो हमारा प्रकार है, अगले जो हमारे व्यंजन वर्ण हैं उनकी हम बात करें तो अगले हमारे अंतस्थ व्यंजन वर्ण हैं। कौन से हैं दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन वर्ण हैं। अंतस्थ व्यंजन वर्ण कितने हैं दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा कि अंतस्थ व्यंजन वर्ण है वो कितने हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे दूसरा प्रकार है वह अंतस्थ व्यंजन वर्ण है। अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं दोस्तों, कितने हैं, और इन्हें अंतस्थ व्यंजन वर्ण क्यों कहते हैं? बताइएगा दोस्तों कि इनको अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं। क्योंकि इन वर्ण हैं, ये वर्ण हैं, इन वर्णों का उच्चारण है वो स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन के मध्य, स्वर एवं व्यंजन के मध्य या बीच में इनका उच्चारण होता है। इनका उच्चारण होता है। इनका उच्चारण कहाँ होता है दोस्तों? स्वर एवं व्यंजन के बीच में इनका उच्चारण होता है। तो
अब हम बात करते हैं कि अंतस्थ व्यंजन है वो कितने हैं दोस्तों। अंतस्थ व्यंजन हमारे पास कुल 4 है। 4 वर्ण है वो हमारे पास अंतस्थ है। तो दोस्तों कौन कौन से हैं? एक हमारे पास य है, दूसरा हमारे पास र है, तीसरा हमारे पास ल है और चतुर्थ हमारे पास व है। तो ये चारों के चारों हमारे पास अंतस्थ व्यंजन वर्ण है। अब हम बात करते हैं कि अंतस्थ व्यंजन वर्ण, इनका उच्चारण स्थान भी जान लेते हैं साथ साथ में। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान इनका क्या है दोस्तों, आप बताइएगा कि ये का उच्चारण स्थान क्या है। ये का उच्चारण स्थान आपको बता दूं कि ये का उच्चारण स्थान तालु है। तालु से इनका उच्चारण होता है। और र का तालु के बाद में मुर्दा है और ल का दंत है और व का ओष्ठ है। दोस्तों ये आपको अच्छे तरीके से समझ में ये है वह हमारे पास प्रकंपित वर्ण भी कहते हैं इसको, या लुंठित वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकंपित या लुंठित कहते हैं। प्रकंपित या लुंठित क्यों कहते हैं कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं, जब हम इनको बोलते हैं, जब ध्वनि फेफड़ों से मुख के द्वारा बाहर आती है तो हमारी जीवा है वह लुंठित का मतलब मुड़ जाती है, इसलिए लुंठित कहते हैं। और पार्श्विक तो ल है। और प्रकंपित क्यों कहते हैं? क्योंकि जब कंपन के साथ ध्वनि बाहर आती है, जब हमारी जीवा कंपन करती है, तो इसलिए इसे हम प्रकंपित कहते हैं। दोस्तों ल है वो हमारे पास पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक, तो ये आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है। इनके उच्चारण स्थानों का एक सीक्वेंस भी है कि कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ। तो कंठ को छोड़ करके सारे के सारे सीक्वेंस में याद कर लेना दोस्तों। इसके बाद में हमारे पास वर्तस्य व्यंजन वर्ण भी है। वर्तस्य वर्ण कौन कौन से हैं दोस्तों? तो इसके बारे में आपको बात, वर्तस्य का मतलब होता है कि दांतों के जो मूल है, मसूड़े हैं, वहाँ से इनका उच्चारण होता है, वहाँ से इसको उत्पत्ति मानी जाती है। तो वो कौन कौन से हैं? न, ल और स। ये न, ल और स है। और इसको हम याद करने के लिए न, स, ल करके भी याद कर सकते हैं इसकी नस्ल। ये आपके बात समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास कुछ ऐसे वर्ण हैं जो आधे स्वर है कुछ, और कुछ है वो आधे व्यंजन है। ये आपके समझ में आ गया कि अर्ध स्वर, अर्ध व्यंजन। जब ये जायज़ सी बात है कि कोई व्यंजन है वो आधा व्यंजन है, तो आधा क्या होगा? फिर आधा स्वर होगा, तो अर्ध व्यंजन भी कह सकते हैं और अर्ध स्वर भी कह सकते हैं। तो ये कौन कौन से हैं दोस्तों? ये हमारे पास 2 है, एक है य और दूसरा है व। ये आपके समझ में बात आ गई होगी। अब हम व्यंजनों के जो प्रकार है, व्यंजन वर्ण हैं, उसकी हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों ये आपके बात समझ में आ गई होगी। अब हमारा अगला जो प्रारंभ करते हैं कि अगले व्यंजन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों बताइएगा कि अगले अंतस्थ के बाद में कौन से व्यंजन आते हैं। तो दोस्तों अंतस्थ के बाद में कौन से वर्ण आते हैं? तो दोस्तों इसके बाद में ऊष्म व्यंजन वर्ण आते हैं। अंतस्थ के बाद में ऊष्म व्यंजन वर्ण आते हैं। तो दोस्तों ऊष्म व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं, किसे कहते हैं, इसको आपको मैं बताता हूँ कि जब हमारा प्राण वायु है वो फेफड़ों से मुख के द्वारा बाहर आती है, तो विभिन्न प्रकार के उच्चारण स्थानों में जो घर्षण उत्पन्न होता है, उच्चारण स्थानों में घर्षण होने के कारण, उच्चारण स्थानों में घर्षण होने के कारण जो प्राण वायु है, जो वायु फेफड़ों से निकलने वाली वायु है, वह
ऊष्म हो जाती है, घर्षण के कारण ऊष्म हो जाती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। दोस्तों ये बात आपके साथ समझ में आ गई कि संघर्ष के साथ जब बहुत सारे घर्षण होता है, उच्चारण स्थानों के बीच में घर्षण होता है, तो घर्षण के बाद में वह संघर्ष के साथ बाहर आती है, तो वह वायु है वो ऊष्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, इसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ये भी हमारे पास दोस्तों 4 है। कौन कौन से हैं? श, श, स और ह। ये हमारे पास 4 व्यंजन वर्ण हैं दोस्तों। तो इनका भी हम उच्चारण स्थान के बारे में जान लेते हैं कि इनका उच्चारण स्थान क्या है, इनका उच्चारण कहाँ से होता है हमारे मुख में। तो अब हम बात करते हैं कि दोस्तों ये श है, ये तालव्य श है, इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है, तालु श। और जो दूसरा छ है, इसका उच्चारण स्थान है वो मूर्धा से होता है, श। कहाँ से होता है दोस्तों? मूर्धा से होता है। और जो हमारा ये स है, जो नॉर्मल सा सड़क वाला स, इसका उच्चारण स्थान दंत से होता है। और जो है, इसका उच्चारण हमने पहले भी बात की थी कि कंठ से होता है। तो दोस्तों आपको ये विशेष रूप से याद रखने हैं कि इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है और ये अलग अलग है और किस प्रकार से इनका उच्चारण होता है। तो ये आगे आपके संधि में काम आएंगे। ये तालव्य श है और ये मूर्धन्य स है और ये दंतीय स है, इसके बारे में। और ये कंठीय क है, इनके बारे में हम अच्छे तरीके से समझ गए हैं दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं कि इसके बाद में हमारे पास 25 और 8 लगभग मेरे हिसाब से 5 और 3 33 व्यंजन वर्ण थे, वो पूरे हो गए हैं। कौन कौन से थे इनके बारे में हम एक बार अब तक हमने क्या पढ़ा उसका हम रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों कि हमने अब तक क्या पढ़ा। तो अब तक हमने जो व्यंजन वर्ण थे उन 33 व्यंजन वर्णों का अध्ययन कर लिया है कि एक हमारे पास पहला व्यंजन वर्ण था, वह पहला व्यंजन थे वह स्पर्श व्यंजन थे। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं दोस्तों? तो स्पर्श व्यंजन हमारे पास 25 थे। इसके बाद में हमने दूसरा व्यंजन थे वो अंतस्थ व्यंजन थे। अंतस्थ व्यंजन हमारे पास 4 थे। कितने थे दोस्तों? 4 थे। और फिर हमारे पास थे ऊष्म व्यंजन, जिसका हमने भी अध्ययन किया। ऊष्म व्यंजन हमारे पास कितने थे दोस्तों? तो ऊष्म व्यंजन भी हमारे पास 4 थे। तो ये टोटल व्यंजन थे, जिसकी हम ये कितने व्यंजन हुए? तो 9 और 5 8 5 13 13 और 1 33 व्यंजन थे। वह उसका हमने 11 स्वर और 33 व्यंजन की हमने बात कर ली है दोस्तों। अब हम आगे की बात करते हैं कि आगे भी हमारे पास मानक वर्णमाला में और भी वर्ण होते हैं। तो उन वर्णों की हम अब अच्छे तरीके से आगे बात करते हैं कि आगे और कौन कौन से वर्ण हैं दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं कि जो संयुक्त वर्ण हैं, मिश्रित वर्ण हैं, वो कौन कौन से हैं। तो उनके बारे में अब हम जो संयुक्त व्यंजन वर्ण हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगला हमारा टाइप है कि संयुक्त व्यंजन वर्ण। तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन वर्ण की हम बात करें तो ये हमारे पास मानक रूप से 4 है, जिसका अलग से शेप बना हुआ है। बाकी तो हमारे पास जितने भी संयुक्त वर्ण बनाना हो उतने बना सकते हैं। इसलिए हम आगे बात करते हैं कि ये कौन कौन से हैं और संयुक्त व्यंजन वर्ण है वो किसे कहते हैं। तो इसका अर्थ होता है कि दो, इधर से लिखते हैं कि दो भिन्न व्यंजन वर्णों से, दो भिन्न व्यंजन वर्णों के
परस्पर मेल से बनते हैं। दो भिन्न भिन्न व्यंजन वर्णों के परस्पर मेल होता है, परस्पर मेल होता है, उसे हम परस्पर मेल को संयुक्त वर्ण कहते हैं, संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं, तो हमने मानक वर्णमाला में इसकी बात की थी दोस्तों। अब एक और बात कर लेते हैं कि ये जो इसमें दो भिन्न भिन्न व्यंजन वर्ण होते हैं, तो इसमें जो प्रथम व्यंजन वर्ण होता है, प्रथम व्यंजन वर्ण होता है, वह सदैव हमेशा स्वर रहित रहता है, स्वर रहित होता है, स्वर रहित होता है। मतलब समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। जब भी दो भिन्न भिन्न व्यंजन वर्ण आपस में परस्पर मेल के द्वारा संयुक्त व्यंजन वर्णों का निर्माण करते हैं, तो इसमें जो प्रथम व्यंजन वर्ण होता है वो हमेशा स्वर रहित रहता है, उसमें स्वर नहीं होता है। जो सेकंड होता है उसमें स्वर आ सकता है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि ये जो संयुक्त व्यंजन वर्ण है वो कौन कौन से हैं दोस्तों। अब हम इन संयुक्त व्यंजन वर्णों के बारे में जानते हैं। तो संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन वर्ण। तो दोस्तों इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। क्ष, त्र, ज और श, इसके बारे में हमने बात की। तो ये किन किन व्यंजन वर्णों के मेल से बने हैं दोस्तों, आप बताइए। इनका निर्माण है वो, इनका स्ट्रक्चर है जो ये किन किन व्यंजन वर्णों से बने हैं। तो आप बताइए दोस्तों। क्ष है, क्ष में कौन कौन से व्यंजन हैं, आप बताइएगा दोस्तों। क्ष में कौन कौन से व्यंजन वर्ण हैं, त्र में कौन कौन से व्यंजन वर्ण हैं, और ज में कौन कौन से व्यंजन वर्ण हैं, जिनका वो मिलकर के एक संयुक्त वर्णों का निर्माण किया है। क्ष, क्ष, त्र, ज और त्र। इनके बारे में आप बताइए और इनका उदाहरण भी बताइए कि इनका निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन से व्यंजन वर्ण हैं वो इनमें मिले हैं। तो दोस्तों हम आगे बात करते हैं कि ये जो इनमें होता है वो प्रथम व्यंजन होता है वह हमेशा स्वर रहित रहता है। तो अक्षर का निर्माण हुआ, इनका जो निर्माण हुआ दोस्तों वो किन किन वर्णों से हुआ। इसमें तो एक तो क होता है। अभी हमने बात की कि प्रथम व्यंजन वर्ण होता है वह हमेशा स्वर रहित रहता है। तो स्वर रहित का मतलब क्या होता है कि हलंत लगता है। हमने स्वर वाली क्लास में इसके बारे में बात कर ली है। तो और इसमें क्ष है, तो फिर इसमें क्ष है, श कौन सा है, तो ये श आपके पास मूर्धन्य श है। फिर इसमें अ है। तो दोस्तों ये आपका निर्माण आपके समझ में आ गया होगा कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। अब हम बात करते हैं कि त्र। तो इसमें एक तो त है, फिर एक र है, फिर अ है। तो ये भी दोस्तों बात आपके समझ में आ गई कि त्र में त और र है। त है वो स्वर रहित है। अब हमने बात की कि ज की। तो इसमें ज है प्रथम वर्ण, वो स्वर रहित है। फिर य है वह स्वर रहित है। फिर अ है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि श, र और अ। अब हमने बात की थी कि इसका जो प्रथम वर्ण है वो हमेशा स्वर रहित रहता है। तो ये बात आपके समझ में आ गई है। जैसे एक एक इनका उदाहरण भी लेते हैं। तो क्ष से मान लो बन गया, उदाहरण लेते हैं। उदाहरण, तो क्ष से क्षत्रिय, क्या हुआ दोस्तों, क्षत्रिय, क्षत्रिय। फिर त्र, तो त्रिशूल, क्या हुआ, त्रिशूल। दोस्तों अब जैसे ज्ञान, इसे हम ज्ञान भी पढ़ते हैं, लेकिन इसका
शुद्ध उच्चारण है वो जान है। फिर श्र से श्रीमान। ये सारी बातें हैं वो हमने एक एक उदाहरण के द्वारा भी समझ ली। अब आशा करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि उपक्षिप्त वर्ण। इस वर्णों के बाद में ये वर्ण थे वो हमारी हिंदी थी। जैसे हम तत्सम तद्भव शब्दों के बारे में बात करेंगे तो उधर हमारे वर्ण हैं वो ये सारे संस्कृत से हमारे पास आए हैं। इसके बाद में जो उपक्षिप्त वर्ण हैं वो हमारी हिंदी में बाद में आए हैं। पहले हमारी हिंदी में ये वर्ण नहीं थे। तो अब हम बात करेंगे उत्क्षिप्त वर्ण। उत्क्षिप्त वर्ण कौन कौन से वर्ण? उत्क्षिप्त वर्ण। उत्क्षिप्त वर्ण है जो हमारी हिंदी में बाद में आए हैं, ये संस्कृत से आए हुए नहीं है दोस्तों। तो अब ये कौन कौन से हैं? ये हमारे पास एक तो ये है जो सड़क में आता है और एक हमारे पास ये है दोस्तों। इन दोनों के बारे में हमने बात की थी। इसके समांतर जो वर्ण हैं उनके बारे में भी बात की थी। और ये वर्ण कौन कौन से हैं इनके बारे में जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं। तो ये है कि इन वर्णों के साथ में इन वर्णों के साथ हलंत का प्रयोग कभी नहीं होगा। हलंत का प्रयोग कभी नहीं होता। इन वर्णों के साथ में हलंत का प्रयोग कभी नहीं होता। मतलब है कि ये स्वर रहित कभी नहीं हो सकते। ये हमेशा स्वर के साथ में ही आएंगे। स्वर रहित ये कभी भी नहीं आ सकते। और दूसरी बात ये है कि ये शब्द के प्रारंभ में नहीं आ सकते। शब्द के आरंभ में नहीं आ सकते। आरंभ में नहीं आ सकते। मतलब ये है कि इनसे शब्द की शुरुआत नहीं होगी। आपने कभी इन वर्णों से प्रारंभ शब्द को देखा है या फिर इनको प्रारंभ होते हुए देखा है? इन शब्दों से कोई शब्द, इन वर्णों से कोई भी शब्द प्रारंभ हुआ हो आपने कोई देखा हो? अगर देखा हुआ हो तो उदाहरण से समझाइए। यदि इनके साथ कभी हलंत देखा हो तो भी समझाइएगा। अब हम बात करते हैं कि अनुस्वार और विसर्ग के बाद ये कभी नहीं आएंगे। क्या बात है दोस्तों? अनुस्वार और विसर्ग के बाद में, अनुस्वार और विसर्ग के बाद में नहीं आते। बाद में नहीं आते। मतलब बात आपके समझ में आ गई होगी दोस्तों। अनुस्वार और विसर्ग है जो कौन कौन से हैं ये आपको हमने बात द्वारा बताई थी कि अयोग वा के बाद में ये नहीं आ सकते, नहीं आएंगे। और इसके बारे में हमने बात की कि ये उपक्षिप्त है वो संस्कृत से नहीं आए हैं। बाद में जो अपभ्रंश भाषा का निर्माण हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तत्सम शब्दों में कभी प्रयोग नहीं होंगे। तत्सम शब्दों में इनका प्रयोग नहीं होता। मतलब ये है कि तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम शब्दों में इन वर्णों का प्रयोग नहीं होता। मतलब आपके समझ में आ गई होगी कि तत्सम और तद्भव के बारे में अंतर करना है इन दोनों के बारे में। तो जिनमें ये होगा वह लगभग तद्भव होंगे, तत्सम नहीं होंगे। तद्भव भी हो सकते हैं या फिर हमारे यहाँ के भी शब्द हो सकते हैं, लेकिन ये तत्सम वर्ण नहीं होंगे। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है दोस्तों उपक्षिप्त व्यंजन वर्णों के बारे में। अब हमारे पास कुछ ध्वनियाँ हैं, कुछ वर्ण हैं जो आगत वर्ण हैं। कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अब हमारे पास कुछ आगत वर्ण हैं। आगत वर्ण कौन कौन से हैं उनके बारे में हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि आगत वर्ण क्या दोस्तों? आगत वर्ण
या फिर हम इसे आगत ध्वनियाँ भी कह सकते हैं। आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियों का अर्थ होता है दोस्तों कि ये ध्वनियाँ और वर्ण है वो हिंदी या संस्कृत या यहाँ से ही अपभ्रंश के द्वारा नहीं बने हैं, ये किसी दूसरी भाषाओं से आए हैं। दूसरी भाषा से आए हैं। दूसरी भाषा की ध्वनियाँ जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में होता है। हिंदी भाषा में होता है। ये दोस्तों बात आपके समझ में आ गई है कि ये किसी दूसरी भाषा से आए हैं और हमारी हिंदी में प्रयोग होते हैं। तो ऐसे हमारे पास दो भाषाएं हैं, एक तो है फारसी, क्योंकि फारसी भाषा का हमारी हिंदी भाषा पर बहुत प्रभाव है, क्योंकि फारस के लोग जो आए थे, उर्दू फारसी के जो लोग थे, उन्होंने हमारी फारसी भाषा थी, उनके बहुत सारे प्रभाव, बहुत सारे शब्द हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं। तो इनकी कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं? एक तो है क। इनकी पहचान ये होती है कि इधर नुक्ता बना हुआ होता है। एक है हमारे पास ख, एक है हमारे पास ग। फिर और क्या है दोस्तों, आप बताइए। एक है हमारे पास ज और एक है हमारे पास फ। इन ध्वनियों की ये पहचान होती है कि इनके शब्दों के इस साइड की ओर एक नुक्ता बना हुआ होता है, बाईं ओर। मतलब ये होता है कि बाईं और नीचे नुक्ता बना होता है। नुक्ता बना होता है। नुक्ते का मतलब समझ में आ गया दोस्तों कि ये अब ये जो शब्द है वो फारसी भाषा के बाद में हमारे पास आगे ध्वनियाँ और भी है। वह आगे ध्वनि है अंग्रेजी से आई हुई। फारसी भाषा के बाद में और आगे ध्वनियाँ हैं, जो वर्ण है हमारे पास, वह है हमारे पास आए हुए अंग्रेजी भाषा से। अंग्रेजी भाषा से हमारे पास हिंदी में आमतौर पर एक ध्वनि है, वह प्रयोग की जाती है, जिसे हम ओ कहते हैं। ओ है वह हमारे पास बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी के हूबहू हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, और जो हिंदी भाषा में हूबहू प्रयोग किए जाते हैं वह हमारे पास आगे ध्वनियाँ हैं। ऐसे शब्द हैं, जैसे ये ध्वनि हमारे पास नहीं होती तो हम आज के समय में कॉलेज का उच्चारण नहीं कर पाते, या फिर डॉक्टर, ऐसे कई ऐसे शब्द हैं जिसका हम उच्चारण नहीं कर पाते। तो ये ध्वनियाँ है वो हमारे पास वहाँ से आई है। तो दोस्तों अब आपको आज हमने जो हिंदी का पिछली क्लास में हमने स्वर टॉपिक को कंप्लीट किया था, आज हमने व्यंजन को कंप्लीट कर दिया, और वर्णमाला की पूरी बात हम जब समाप्त करेंगे अगली क्लास में, जब हम स्वर एवं व्यंजन को कंबाइंड रूप से उनमें वर्गीकरण करेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है वह आपको कैसी लगी, इसको लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि इसका लाभ उन्हें मिल सके। जो आपके दोस्त इनका कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जैसे प्री DLED की, इन सभी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छा अवसर है। तो इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। जो भी वीडियो हमारी क्लास लाइव आए या वीडियो अपलोड हो, उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। इसके साथ ही आपको टेलीग्राम को हमारा लिंक ज्वाइन करना, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ट्विटर अकाउंट को भी आप फॉलो कर सकते हैं हमें, और हमारे फेसबुक पेज है उसे भी लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको हर सूचना समय समय पर मिले।
और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस क्लास को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको ये क्लास कैसी लगी और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन, आपको ये सब्जेक्ट अच्छा लगे और इसको